नमस्कार सभी लोगों को, उत्कर्ष क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देखिए, हम बात कर रहे थे महाद्वीपों के निर्माण से संबंधित सिद्धांतों के बारे में और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है। और ये मान लीजिए कि भूगोल का सबसे ज़्यादा कठिन टॉपिक आपका चल रहे हैं, लेकिन ये जो टॉपिक है बाकी सारे के सारे भूगोल को हम जो विश्व में पढ़ेंगे उन सबके आधार का काम करता है। एक बार आपके दिमाग में ये सिद्धांत बैठ जाएंगे तो आप आसानी से सारे के सारे आगे के जो जितने भी टॉपिक हैं उनको अपने आप से ही सामंजस्य बिठा सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है, ये जो सिद्धांत आपके कराए जा रहे हैं, ये सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके हम और भी सारे चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे तो ये सारे के सारे इसी से कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे महाद्वीपों के किस प्रकार से निर्माण हुआ है और उस निर्माण के संबंध में किस प्रकार से कई सारे सिद्धांत दिए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो उन सिद्धांतों की हम बात करेंगे उसमें आपका है महासागरीय प्रसरण सिद्धांत या सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी की हम बात करेंगे तो इसको हम बोलते हैं यह सागरीय तल प्रसरण सिद्धांत। सागरीय तल प्रसरण सिद्धांत। तो देखिए, सागरीय तल प्रसरण सिद्धांत का मतलब है कि सागरों के तल का भी विस्तार हो रहा है। अभी तक हम बात कर रहे थे कि महाद्वीप आपस में इधर से उधर खिसक रहे हैं। अभी तक आपने देखा, चाहे वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हो, चाहे वो भूचुंबकत्व का सिद्धांत हो, चाहे संवहनीय धारा सिद्धांत हो, अभी तक हम जिन सिद्धांतों की बात कर रहे थे, अभी तक जो सिद्धांत थे, चाहे वो आपका संवहनीय धारा सिद्धांत, संवहनीय धारा सिद्धांत, अभी तक जो सिद्धांत कराए गए उनको दिमाग में थोड़ा सा आप लोग मेमोराइज करिए, तब आपको क्लियर हो पाएगा। ठीक है, भूचुंबकत्व सिद्धांत, भूचुंबकत्व सिद्धांत, या हम बात करें महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। बहुत है, सिंपल सिद्धांत है। देखिए, और ये हम पढ़ चुके हैं पहले। तो ये जो सिद्धांत जो अभी तक हमने सिद्धांत पढ़े थे, इनमें से तीन ये सबसे मेन सिद्धांत है। ठीक है, ये जो तीनों सिद्धांत हैं, अभी तक जो सिद्धांत हमने यहाँ पर पढ़े थे वो सारे के सारे सिद्धांत ये कह रहे थे कि अभी तक क्या हो रहा है, सागर स्थिर है और आपके जो महाद्वीप हैं उनका विस्थापन हो रहा है। इसमें ये सारे सिद्धांत क्या अभी तक कह रहे थे कि सागर तो स्थिर है, सागर स्थिर है तथा महाद्वीपों का संचरण हो रहा है, महाद्वीपों का संचरण हो रहा है। अभी तक ये सिद्धांत ये कह रहे हैं कि सागर भाग जो है वो स्थिर है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन महाद्वीपों में क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है या संचरण हो रहा है। पहली बार ये सिद्धांत आपका आता है जिसको हम बोलते हैं सागरीय तल प्रसरण सिद्धांत या सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। ठीक है, तो ध्यान रखना, 1960 में ये सिद्धांत दिया गया और इस सिद्धांत ने पहली बार ये कहा कि महाद्वीप स्थिर है लेकिन महासागरों का विस्तार हो रहा है। महाद्वीप स्थिर है और महासागरों का विस्तार हो रहा है। ये सिद्धांत हैरी हेस के द्वारा प्रस्तुत किया गया 1960 में, जो आपके प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के पढ़ने वाले थे। तो इतना डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन हैरी हेस ने दिया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तीनों सिद्धांत हम अभी तक पढ़ चुके हैं। चाहे वो संवहनीय धारा सिद्धांत हो, थोड़ा सा मेमोराइज करें, क्योंकि उसी के आधार पर आगे के ये सिद्धांत जो है वो आपको बहुत क्लियरली समझ पाएंगे, आसानी से आप जिनको जान जाएंगे। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। तो यहाँ पर आगे लिख लेते हैं
यह सिद्धांत 1960 में हैरी हेस द्वारा प्रतिपादित किया गया। ठीक है। अब ध्यान रखें, इन्हीं ये जो अब तक अभी इसको मिला के 4 सिद्धांत हो जाएंगे। इन्हीं चारों सिद्धांतों पर आगे एक और थ्योरी आधारित है जिसको हम बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिकी। अब सारे के सारे जितने भी अभी तक सिद्धांत दिए थे, इन वैज्ञानिकों ने और ली और मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने मिलकर ये निष्कर्ष निकाला कि किस प्रकार से फिर है। तो फिर हम आगे जानेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है। तो यह सिद्धांत 1960 में हैरी हेस द्वारा दिया गया। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के रहने वाले थे, मैं पढ़ने वाले थे। अब नेक्स्ट जाना यहाँ पर, इनके अनुसार महाद्वीप स्थिर हैं, जबकि महासागरीय या सागर तलों का प्रसरण हो रहा है। ठीक है। तो इन्होंने ये कहा कि ऐसा नहीं है कि महाद्वीपों का संचरण हो रहा है, महाद्वीप विस्थापित हो रहे हैं। महाद्वीप किसके कारण विस्थापित हो रहे हैं? क्योंकि सागरों का यहाँ पर क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है। ठीक है। इस तरह की बात यहाँ पर आती है। तो देखिए, थोड़ा सा हम यहाँ पर जान लेते हैं, फिर उसके बाद बात करें। जैसे सिंपल सी बात है, कुछ यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए इस तरह से ये महासागर है। ये मान लीजिए हम ले लेते हैं भूपृष्ठ को, इस भाग को। अब भूपृष्ठ के इस भाग में मान लीजिए यहाँ पर इस तरह की स्थिति बनती है। आगे भी हम जिसको जानेंगे, ये भूपृष्ठ वाला भाग है, ये भूपृष्ठ वाला भाग है। इस तरह से महासागर के अंदर की बात हो रही है। और यहाँ पर इस तरह से ये महाद्वीप है। ये क्या है? महाद्वीप है। ये महाद्वीप वाले हिस्से हैं, ये सागर है। ठीक है। तो देखिए, यहां पर इस भाग में आप देखें तो ये महासागरी प्लेट हो जाएगी, ये महाद्वीपीय प्लेट हो जाएगी। तो यहां से अगर मैग्मा ऊपर की तरफ संचरित होता है इस भाग में, तो इसको हमने क्या बोला था? हॉट प्लूम बोला था। थोड़ा याद करिए, इसको हमने क्या नाम दिया था? इसको हमने नाम दिया था हॉट प्लूम नाम दिया था। ठीक है। अब जब हॉट प्लूम यहाँ पर होंगे तो जाहिर सी बात है, इस भाग में जब यहाँ से आके ज्वालामुखी उद्गार होगा इस भाग में, तो इस भाग पर क्या होगा? एक बहुत लंबी पर्वत श्रृंखला का विस्तार हो जाएगा। तो महासागरों की तली में हॉट प्लूम्स जहाँ पर निकलते हैं, वहाँ पर क्या होता है? कटक का निर्माण होगा, या इसको हम क्या बोलते हैं? रिज बोलते हैं। ठीक है। रिज का निर्माण हो जाएगा। अब इस भाग से आपने एक और देखा होगा कि ये हॉट प्लूम कहलाता है, लेकिन यहाँ पर जब मैग्मा इससे टकराकर इस तरह से इसका जो पार्श्विक संचरण होता है, इसको हमने क्या बोला था? लेटरल प्लूम्स या पार्श्विक संचरण। तो यहां हमने इसको नाम क्या दिया था? लेटरल प्लूम, या मैग्मा का पार्श्विक संचरण हो रहा है। और जब यहां पर पार्श्विक संचरण होगा तो इस पार्श्विक संचरण के कारण आप देखेंगे ये प्लेट इधर खिसकेगी, ये, और इस महाद्वीपीय प्लेट के नीचे की तरफ जाएगी। तो इस भाग में क्या होगा? इस भाग में ये हिस्से क्या होंगे? नीचे की तरफ धसेंगे। तो यहाँ पर क्या निर्माण हो जाएगा? यहाँ पर गर्त का निर्माण होगा। इन जगहों पर क्या बनेगा? गर्त बनेगा या ट्रेंच बनेगा, जिनको ट्रेंच बोलते हैं, ट्रेंच। ठीक है। सुना होगा आपने, इसको हम बोलते हैं
महासागरीय ट्रेंच आपने सुना होगा, मैरियाना ट्रेंच तो नाम सुना ही होगा सब लोगों ने। तो ये आपका पॉइंट बनते हैं। तो ये आप देखेंगे कि इसने बताया कि किस प्रकार से महासागरों में संचरण आपका होता है, जिससे इस तरह की स्थितियां बनती हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम और डिटेल में जानेंगे आगे की तरफ। तो अब इसके बारे में जो मैंने अभी ये बताया, इसके बारे में कुछ पॉइंट यहाँ पर लिख लीजिए, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो कुछ पॉइंट यहाँ पर लिख लीजिए। एक और यहाँ पर पॉइंट लिख लीजिए। इन्होंने एक किताब लिखी थी, ठीक है। इस किताब का नाम मैं बता दूं, बुक थी हैरी हेस की। हैरी हेस की बुक कभी कभार पूछी गई है, उत्तर प्रदेश पीसीएस में इससे पूछा गया है। तो हैरी हेस की एक किताब का नाम लिख लीजिए, जिसमें ये सिद्धांत इसने प्रस्तुत किया था। इस किताब का नाम है ऐसे ऑफ जियो पोइट्री। ऐसे ऑफ जियो पोइट्री। तो ऐसे ऑफ जियो पोइट्री, ऐसे इन जियो पोइट्री लिखिए, ऐसे इन जियो पोइट्री। तो ये ध्यान रखें, जियो पोइट्री, ऐसे इन जियो पोइट्री, ये इसकी किताब का नाम है, हैरी हेस की बुक का नाम है। तो हैरी हेस ने सिंपल बताया कि जब प्लेटों में क्या होता है, प्लेटों में जब हॉट प्लूम्स बनते हैं, वहाँ पर क्या होता है, हॉट प्लूम्स जहाँ पर बनेंगे वहाँ पर रिज का निर्माण होगा। और किसी भी स्थान पर मान लीजिए ये महाद्वीपीय प्लेट है, महाद्वीप है, और यहाँ पर महासागरीय प्लेट इसके नीचे धंस रही है, इस तरह से ये नीचे की तरफ धंसेगी, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है क्या बनेगा, यहाँ पर गर्त का निर्माण हो जाएगा। ये नीचे जाएगी, भारी प्लेट है, ये हल्के ऊपर है, तो इस तरह से क्या बनते हैं, गर्त बनते हैं। तो इसी को हम आगे डिटेल में जानेंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट वाइज लिखते चले जाइए, यहाँ पर क्या स्थिति बनती है। ठीक है, ये आपको मिला बना बनाया मिल जाएगा, या मैं इसको ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा और क्लियरली बना देता हूँ, जिससे कि आपको ये आपको एज इट इज मिल ही जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में। सिंपल सी बात है, ऐसे समझिए, जैसे ये मान लीजिए, महासागरीय एक इस तरह से प्लेट है, महासागरों की तली है इस तरह से, और यहाँ पर महाद्वीप है, इस तरह से महाद्वीप मान लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ महाद्वीप, और ये आपका क्या है, महासागर। ठीक है, महाद्वीप, कॉन्टिनेंट, और इधर भी क्या है, महाद्वीप। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, मैग्मा संचरित होगा, मैग्मा हॉट प्लूम्स आप जानते ही हैं, बात हम कर चुके हैं। जब अंदर तापमान ज़्यादा होगा तो संवहनीय तरंगों का रूप ले लेगा, और ये संवहनीय तरंगें हम पहले पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से। संवहनीय तरंगें नीचे से ऊपर उठती है, हॉट प्लूम्स बनता है, टकराती है, लेटरल प्लूम्स बनता है, और नीचे जाती है तो कोल्ड प्लूम्स बनता है। तो 3 प्लूम्स की हम बात कर चुके हैं, वही इसी को इसने यहाँ पर लिया है। तो जैसे जैसे यहाँ पर ये धाराएं ऊपर की तरफ पहुँचेगी और इस भाग से टकराएगी, एस्थीनोस्फीयर से टकराएगी, दुर्बल मंडल से टकराएगी, तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, ये भाग क्या कहलाता है, हॉट प्लूम्स कहलाता है, हॉट प्लूम्स। अब ये हॉट प्लूम्स अगर इस चट्टानों को तोड़कर लगातार चट्टानें पिघलती रहेंगी, कमजोर हो जाएंगी, दुर्बल हो जाएंगी, और दुर्बल होने के बाद अगर ये टूट जाती है तो ये भाग ऊपर आ जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जितनी भी महासागरीय प्लेट होती है वो पतली होती है, क्योंकि नीचे हॉट प्लूम्स काम कर रहे हैं। हॉट प्लूम्स काम करेंगे तो इसको नीचे से क्या होगा, पिघला देंगे, और पिघला देंगे तो ये क्या होगी, पतली हो जाएगी। या ये मान के चलिए कि आपने ऐसा किया कि एक मोमबत्ती की प्लेट ली, मोमबत्ती का प्लेट आपने ले लिया, मोम का प्लेट ले लिया, और उसके नीचे से आपने आग जलाना शुरू किया। जैसे ये मान लीजिए मेरा जो हाथ है ये मोम का एक प्लेट है, ठीक है, और इस मोम की प्लेट के नीचे आपने मोमबत्ती जलाई, और जैसे जैसे तापमान कम होगा तो नीचे का हिस्सा क्या होगा, पिघलने लगेगा और कमज़ोर होता चला जाएगा,
और लगातार अगर तापमान हम उतना ही देते रहेंगे तो धीरे धीरे करके इस पूरे के पूरे मोम के जो प्लेट है इस पर यहाँ पर क्या होगा, छेद होगा, तो यहाँ से भी क्या होगा, यहाँ आग निकलने लग जाएगी। तो इसी तरह से जब लगातार हॉट प्लूम्स यहाँ पर टकराते रहते हैं तो प्लेट को पिघलाते चले जाते हैं और लगातार ये प्रक्रिया चलती रहती है तो प्लेट पिघलती रहती है और मैग्मा महासागरों की गहराई में इस तरह से ऊपरी सतह पर आकर एक लंबी पर्वत श्रृंखला का निर्माण कर देता है। ये हॉट प्लूम्स ध्यान रखना कोई एक ही जगह नहीं होते, बहुत लंबे विस्तृत क्षेत्र पर हॉट प्लूम्स लगातार टकराते रहते हैं तो एक लंबी पर्वत श्रृंखला का यहाँ पर विस्तार हो जाता है। एक लंबी पर्वत श्रृंखला का यहाँ पर विस्तार हो जाता है क्योंकि लावा नीचे से ऊपर निकलेगा, ठंडा होकर ठोस हो जाएगा तो ज्वालामुखी के पर्वतों की एक श्रृंखला बन जाती है। और ज्वालामुखी के पर्वतों की ये जो श्रृंखला होती है इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, कटक बोलते हैं, कटक बोलते हैं या अंतः सागरीय कटक, अंतः सागरीय कटक कहलाती है या सबमरीन रिज, सबमरीन रिज कहा जाता है इसको। ठीक है, अब यहां से ये हॉट प्लूम्स है, हॉट प्लूम्स के कारण महासागरों में क्या बन गए, कटक बन गए। अब सारा का सारा मैग्मा तो ऊपर नहीं निकलता है, मैग्मा की एक धारा भूपृष्ठ के समानांतर प्रवाहित होने लगती है और जब ये भूपृष्ठ के समानांतर प्रवाहित होने लगती है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लेटरल प्लूम्स बोलते हैं। ये सब हम जान चुके हैं पहले, इसको बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लेटरल प्लूम्स। तो ये लेटरल प्लूम्स कहलाता है या पार्श्विक संचरण, पार्श्विक संचरण। और ये क्या है, ऊर्ध्व संचरण। हॉट प्लूम्स, देखो 3 शब्दों का मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं, पहले भी मैं बात कर चुका हूं। आप जब तक पीछे का दोहराएंगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। हॉट प्लूम्स, लेटरल प्लूम्स और कोल्ड प्लूम्स। कोल्ड प्लूम्स बहुत कॉमन सिद्धांत है। हॉट प्लूम्स का मतलब होता है कि ये नीचे से ऊपर आ रहा तो ये क्या कहलाएगा, मैग्मा का ऊर्ध्व संचरण, ऊर्ध्व संचरण। ये कैसा हो जाएगा, पार्श्विक संचरण, पार्श्विक संचरण। और ये क्या हो जाएगा, अधो संचरण, अधो संचरण। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो अधो संचरण। तो यहां पर थोड़ा सा सोचिए कि जब मैग्मा ऊपर टकराया, ऊपरी सतह पर आएगा तो कटक बन गया, लेकिन मैग्मा का कुछ भाग भूपटल के समानांतर चलने लगेगा। जब भूपटल के समानांतर चलने लगेगा तो जाहिर सी बात है ये इस भूपृष्ठ को इधर की तरफ खींचेगा और ये भूपृष्ठ को इधर की तरफ खींचेगा। तो जैसे ये मान लीजिए प्लेट है, पिघल गई, 2 हिस्सों में टूट गई, तो ये इधर की तरफ गति करेगी और ये इधर की तरफ, तो प्लेटें क्या होंगी, एक दूसरे से दूर जाने लगेंगी। ये किसके कारण हो रहा है, पार्श्विक संचरण के कारण हो रहा है, पार्श्विक संचरण के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप देखें पार्श्विक संचरण के कारण ये प्रक्रिया आपकी बनेगी और जैसे ही ये मैग्मा भूपृष्ठ से, जैसे इस भाग से ये मैग्मा भूपृष्ठ से क्या होगा, फिर नीचे की तरफ आएगा और नीचे की तरफ आएगा तो ये कैसा हो जाएगा, नीचे की तरफ आएगा तो ये ठंडा हो जाएगा और फिर इसमें शामिल हो जाएगा। यही प्रक्रिया तो हमने ली थी। तो ये क्या कहलाएगा, कोल्ड प्लूम्स, कोल्ड प्लूम। इधर भी कोल्ड प्लूम। तो जहां पर कोल्ड प्लूम बनते हैं, अब ये प्लेट इधर खिसकेगी तो महाद्वीप के नीचे की तरफ जाएगी। जब इस प्लेट का दबाव पड़ेगा और ये प्लेट मान लीजिए स्थिर है और ये प्लेट पर जब दबाव पड़ रहा है तो ये प्लेट धीरे धीरे करके कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी और ये प्लेट नीचे की तरफ जाएगी तो यहाँ पर क्या बन जाएंगे, यहाँ पर गर्त का निर्माण हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जहाँ पर भी
महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट एक दूसरे से टकराती है, उस जगह पर क्या बन जाता है, उस जगह पर आप देखेंगे यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर गर्त का निर्माण हो जाएगा, ट्रेंच का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगी, गर्त बन जाएगी, ट्रेंच। तो ये सुना होगा आपने, गर्त या ट्रेंच बन जाती है। और ये वाला भाग क्या कहलाता है, इसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम या आधार। ठीक है, इस आधार से मैग्मा ऊपर जाता है, कटक बनाता है, पार्श्विक संचरण करता है। तो ये प्लेट इधर खिसकेगी, ये प्लेट इधर खिसकेगी, और खिसकने से क्या होगी, महाद्वीपों की प्लेट के नीचे धसेगी, और नीचे धसेगी तो यहाँ पर गर्त बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है, बस यही सिद्धांत है, यहीं पर आपको ये क्लियर कर लेना है। ठीक है, सिंपल सी बात है, जब ये प्लेट इधर खिसकेगी तो यहां पर घर्षण पैदा करेगी। इसको मैंने क्या बताया था, फ्रिक्शनल ड्रैग बताया था। इस जगह पर क्या लगेगा, फ्रिक्शनल ड्रैग लगेगा, फ्रिक्शनल ड्रैग। ठीक है, या घर्षणात्मक खिंचाव, घर्षणात्मक खिंचाव। अब ये घर्षणात्मक खिंचाव इधर की तरफ लग रहा है, एक घर्षणात्मक खिंचाव इधर की तरफ लग रहा है, तो इस खिंचाव के कारण ये प्लेट महाद्वीपों के नीचे संचरित होगी, और ये महाद्वीपों के नीचे तो यहाँ पर क्या बनेगा, गर्त का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है डायग्राम क्लियर हो रहा होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, बहुत सिंपल है, फिर इसको लिख लेंगे एक एक पॉइंट। ठीक है, ये हम जानते ही हैं, 3 जो मैग्मा का संचरण हो रहा है, जब मैग्मा गर्म होता है, तापमान ज़्यादा हो जाता है, तो वो सबमरी धाराओं का रूप ले लेता है और वो आधार से ऊपर की तरफ उठने लगता है। तो उसको हमने बोल दिया ऊर्ध्व संचरण, और ऊर्ध्व संचरण को क्या बोलते हैं, हॉट प्लूम्स। हॉट प्लूम्स लगातार भूपृष्ठ पर टकराएगा, और भूपृष्ठ पर टकराएगा और भूपृष्ठ की चट्टानों को पिघला देता है, तो मैग्मा निकलकर ऊपर आ जाएगा, तो उससे कटक का निर्माण हो जाएगा। ध्यान रखना, ज्वालामुखी पर्वत एक सिंगल होता है, लेकिन असंख्य ज्वालामुखी पर्वत बन जाते हैं तो वो कटक कहलाता है। असंख्य ज्वालामुखी पर्वतों की श्रृंखला क्या कहलाती है, कटक। और महासागरों के तली में है ये, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, अंतःसागरीय कटक का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए मैग्मा ऊपर टकराया, टकराने के बाद क्या होगा, संचरित होगा, पार्श्विक संचरण होगा, और जब पार्श्विक संचरण होगा तो भूपृष्ठ की ऊपरी सतह पर क्या करेगा, वो फ्रिक्शनल ड्रैग लगाएगा, एक इधर खींचेगा और एक इधर की तरफ खींचेगा, और ये खिंचाव क्या करेगा, प्लेट को खींचेगा, और प्लेट को खींचेगा तो वो महाद्वीपों की तली में घुसना शुरू कर देगी, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, गर्त का निर्माण हो जाएगा। तो 2 चीजें आप जान गए, कटक कैसे बन रही है और गर्त किस प्रकार से बन रही है। और जाहिर सी बात है, जब महासागर की तली में विस्तार हो रहा है तो महासागरों का विस्तार होगा, और इसी से महाद्वीपों में उत्थान होगा या महाद्वीपों में निमज्जन होगा। इसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये चीज़ जो मैंने अभी बताई है, इसको पॉइंट वाइज लिख लीजिए, इस डायग्राम को बना लीजिए, फटाफट से पॉइंट वाइज नोट कर लेते हैं। डायग्राम तो आपको बना हुआ मिल जाएगा, ये पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा, आप उसी से इसको बना ले आराम से। ठीक है, अब लिख लेते हैं एक एक पॉइंट लिख लेते हैं। हेडिंग तो डाल रखी है आपने, तो लिखिए यहाँ पर, हैरी हैस के अनुसार, लिखते जाइए फटाफट से, बहुत धीमी गति से बोल रहा हूँ, पॉइंट वाइज लिखते जाइए। हैरी हैस के अनुसार डैश करके पहला पॉइंट लिखिए। हैरी हैस के अनुसार डैश करके पहला पॉइंट, सागरीय नितल में पाए जाने वाले कटक, सागरीय नितल में पाए जाने वाले कटक संवहनीय धाराओं के, सागरीय नितल में पाए जाने वाले कटक संवहनीय धाराओं के हॉट प्लूम्स, संवहनीय धाराओं के हॉट प्लूम्स के शीर्ष पर
संवहनी धाराओं के हॉट प्लूम्स के शीर्ष पर अवस्थित होते हैं। हॉट प्लूम्स के शीर्ष पर अवस्थित होते हैं, जिनमें आंतरिक भ्रंश घाटियां पाई जाती हैं। भ्रंश घाटियां, जब ये हॉट प्लूम्स इस प्लेटों को खिंचाव पैदा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? भ्रंश घाटियां। ठीक है, जिनमें आंतरिक भ्रंश घाटियां पाई जाती हैं। इसी में लिखना है अभी पहले पॉइंट में ही, यह भ्रंश घाटियां तनाव मूलक शक्तियों का तनाव मूलक शक्तियों का परिचायक होती हैं। तनाव मूलक शक्तियों का परिचायक होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, भ्रंश घाटियों से, अगला पॉइंट लिखिए अब, भ्रंश घाटियों से हॉट प्लूम्स का उच्च तापीय बेसाल्टिक मैग्मा, ध्यान रखना महासागरों की तली बेसाल्टिक मैग्मा की बनी होती है, क्योंकि भारी होता है तो तली नीचे पाई जाएगी, और जो महाद्वीपीय क्रस्ट होता है वो ग्रेनाइट का बना होता है, तो इस वजह से वो हल्का होता है, ऊपरी सतह पर पाया जाता है। तो भ्रंश घाटियों से हॉट प्लूम्स का उच्च तापीय बेसाल्टिक मैग्मा मंद दर से निरंतर उत्सर्जित होता है, जिसके जमाव से, निरंतर उत्सर्जित होता लिख लिया, जिसके जमाव से कटकों के नीचे महासागरीय क्रस्ट का निरंतर निर्माण होता है। ठीक है, निरंतर निर्माण होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप ऐसे एक और तरीके से समझ लीजिए, ये मान लीजिए ये महासागरीय तली है, ये महाद्वीप है, ये क्या है? ये महाद्वीप है। अब यहाँ से मैग्मा निकला, मैग्मा मैंने काले रंग का कर दिया, मैग्मा निकला, इसको पिघला दिया, ये पिघलता चला जाएगा, धीरे धीरे करके पिघलेगा और ये ऊपरी सतह तक पहुँच जाएगा। तो ऊपरी सतह पर पहुँचने के बाद यहाँ पर क्या करेगा? एक कटक बन जाएगा। फिर मैग्मा निकला तो ये वाला हिस्सा खिसक कर यहाँ पहुँच गया, ये हिस्सा खिसक कर यहाँ पहुँच गया, नया यहाँ पर एक और बन गया कटक, फिर ये लगातार खिसक गया। तो इस तरह से ये भाग इधर की तरफ खिंचाव पैदा कर रहा है और ये भाग इधर की तरफ खिंचाव पैदा कर रहा है। ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो इतना लिख लिया, जमाव, जो जमाव हो रहा है, जमाव से कटकों के नीचे महासागरीय क्रस्ट का निरंतर निर्माण होता है। तो यहाँ पर क्रस्ट का लगातार क्या हो रहा है? मैग्मा उस जगह को भर ले रहा है, तो निरंतर यहाँ पर निर्माण होता चला जाएगा। अगला पॉइंट लिखिए,
सागरीय नितल लेटरल प्लूम्स, सागरीय नितल लेटरल प्लूम्स या मैग्मा के पार्श्विक संचरण, लेटरल प्लूम्स या पार्श्विक संचरण द्वारा, सागरीय नितल लेटरल प्लूम्स या पार्श्विक संचरण द्वारा आरोपित, पार्श्विक संचरण द्वारा आरोपित फ्रिक्शनल ड्रैग द्वारा आरोपित फ्रिक्शनल ड्रैग या घर्षणात्मक खिंचाव, दोनों तरीके से लिखें इसको, घर्षणात्मक खिंचाव, फ्रिक्शनल ड्रैग या घर्षणात्मक खिंचाव। सागरीय नितल लेटरल प्लूम्स द्वारा आरोपित घर्षणात्मक खिंचाव बल, बल लिख दीजिए, घर्षणात्मक खिंचाव बल आरोपित कर, घर्षणात्मक खिंचाव बल आरोपित कर अपने प्रवाह दिशा में, अपने प्रवाह दिशा में संचरित करने लगता है, अपने प्रवाह दिशा में संचरित करने लगता है, प्रवाह दिशा में संचरित करने लगता है। तो इधर लेटरल प्लूम चल रहा है और इधर ही क्या होता है, इस खिंचाव के कारण ये भी प्लेट भी संचरित होने लगती है। अगला पॉइंट लिखिए नेक्स्ट, चौथा पॉइंट होगा फोर्थ। लेटरल प्लूम्स के सहारे या पार्श्विक संचरण के सहारे, लेटरल प्लूम्स के सहारे या पार्श्विक संचरण के सहारे संचरित सागरीय नितल, संचरित सागरीय नितल महाद्वीपों के किनारे, महाद्वीपों के किनारे, महाद्वीपों के किनारे कोल्ड प्लूम्स, महाद्वीपों के किनारे कोल्ड प्लूम द्वारा लगाए गए, कोल्ड प्लूम द्वारा लगाए गए खिंचाव बल से, कोल्ड प्लूम द्वारा लगाए गए खिंचाव बल से। तो यहाँ से ये प्लेट कहाँ जा रही है, नीचे, इस तरह से खिंचाव लग रहा है और ये महाद्वीपीय प्लेट है इस तरह से यहाँ से। तो यहाँ पर ये जो खिंचाव बल है नीचे की तरफ जाएगा और नीचे की तरफ कहाँ पहुँच जाएगा, सबस्ट्रेटम तक पहुँच जाएगा, आधार तक, सबस्ट्रेटम। टेक्निकल टर्म जरूर ध्यान रखें, सबस्ट्रेटम, ठीक है। तो महानितल, सागरीय नितल के किनारे कोल्ड प्लूम्स द्वारा लगाए गए खिंचाव बल से, लगाए गए खिंचाव बल से सबस्ट्रेटम या आधार, सबस्ट्रेटम या आधार में प्रवेश कर जाती है, आधार में प्रवेश कर जाती है, जहां उच्च तापमान के कारण, जहां उच्च तापमान के कारण यह पुनः पिघलकर, उच्च तापमान के कारण यह पुनः पिघलकर विनष्ट होने लगती है, विनष्ट होने लगती है। जैसे इस डायग्राम को अगर आप देखें तो यहाँ पर ये हॉट प्लूम्स है, लेटरल प्लूम्स है, फिर कोल्ड प्लूम्स है। अब जैसे जैसे नीचे आएगा तापमान फिर बढ़ेगा तो ये चट्टानें फिर से पिघलेगी,
फिर से मैग्मा का रूप फिर से ऊपर, ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, तो पिघलकर विनष्ट होने लगती है। अगला पॉइंट लिख लिए नेक्स्ट। इस प्रकार से संवहनिक धाराओं के प्रवाह से, इस प्रकार से संवहनिक धाराओं के प्रवाह से, प्रवाह लिखना, प्रवाह, संवहनिक धाराओं के प्रवाह से सागरीय नितल कटकों के सहारे, सागरीय नितल कटकों के सहारे जिस दर से निर्मित होते हैं, जिस दर से निर्मित होते हैं, द्वारा सुनिए, इस प्रकार से संवहनिक धाराओं के प्रवाह से सागरीय नितल कटकों के सहारे जिस दर से निर्मित होते हैं, उसी दर से महाद्वीपों के किनारे, महाद्वीपों के किनारे निर्मित, महाद्वीपों के किनारे निर्मित गर्त, महाद्वीपों के किनारे निर्मित गर्त के सहारे विनष्ट होते हैं, के किनारे विनष्ट होते हैं। इसलिए सागर तल का कुल क्षेत्रफल, इसलिए सागर तल का कुल क्षेत्रफल नियत बना रहता है, कांस्टेंट रहता है। नियत मतलब कांस्टेंट, नियत बना रहता है। कैसे नियत बना रहेगा? देखिए, यहाँ पर तो इसका निर्माण हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है? विनाश हो रहा है। तो इस जगह पर आप कटक के कारण महासागरीय तली तो विस्तृत हो रही है। अगर ऐसा अगर होता रहे तो महासागर बहुत बड़े होते चले जाएंगे। ठीक है, ये प्रक्रिया बहुत धीमी गति से होती है, लेकिन जितना यहाँ पर महाद्वीपों का महासागरीय तली का निर्माण होता है, उतना ही ट्रेंच के सहारे इसका क्या होता है? विनाश होता है। क्योंकि ट्रेंच के सहारे ये नीचे धंस रही है, तो यहाँ तो नीचे धंस रही है, लेकिन कटक के सहारे इसका क्या हो रहा है? विस्तार। तो जितना कटक के सहारे इस तली का विस्तार होता है, उतना ही किनारों पर जाकर ये नष्ट हो जाती है, विनष्ट हो जाती है, विनाश हो जाता है। तो इसी वजह से इसका कुल जो क्षेत्रफल है वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। कुल क्षेत्रफल इसका नियत बना रहता है। तो ये पॉइंट आप क्लियर हो रहे होंगे सारे। तो ये पॉइंट है, द्वारा से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। बहुत सिंपल सिद्धांत है, पॉइंट वाइज मैं लिखा दिए, एक दो बार इसको रिवाइज करोगे याद हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये तीन चीजें हम जान गए हैं। क्या होता है हॉट प्लूम्स, क्या होता है लेटरल प्लूम्स और क्या होता है कोल्ड प्लूम्स। क्लियर है? अब हॉट प्लूम्स आप देखेंगे, जब यहां से मैग्मा का ऊर्ध्व संचरण होता है तो ये इस प्लेट को पिघला देगा, इस हिस्से को पिघला देगा। अभी हम प्लेट की बात नहीं करेंगे, प्लेट शब्द तो बाद में आता है। यहां पर ये महासागरों की तली क्योंकि ज्यादा पतली होती है, महाद्वीप मोटे होते हैं, महाद्वीप जो प्लेट है मोटी होती है। तो जब ये पिघलेगा तो पिघलने के बाद इससे ऊपर की तरफ मैग्मा निकलेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? कटक का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर हॉट प्लूम्स हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। और जब इसका पार्श्विक संचरण होगा, और जब पार्श्विक संचरण होता है तो घर्षणात्मक खिंचाव पैदा होता है। दोनों तरफ क्या होगा? ये खिंचाव पैदा होगा, और ये खिंचाव से क्या होगा? इसका विस्तार होगा, और महाद्वीपों के किनारे इसका क्या होगा? विनाश होगा। तो जितना इस भाग में विस्तार होता है, उतना ही इस भाग में क्या होता है? विनाश हो जाता है। जितना हॉट प्लूम्स में निर्माण होता है, उतना ही कोल्ड प्लूम्स में इसका क्या होता है? विनाश होता है। इसके कारण आप देखेंगे इसका जो कुल क्षेत्रफल है महासागरों का,
वही बना रहता है जो पहले से है, ठीक है, वही बना रहता है जो पहले से इसका क्षेत्रफल है। तो ये इतना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा, पॉइंट वाइज मैंने आपको लिखा भी दिया है। अब हम बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है, सबसे मान्य सिद्धांत है, वो बहुत सारे वैज्ञानिक जब कई सारे सिद्धांत लगातार दनादन दिए गए और उन सिद्धांतों से कोई एक निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा था, तो फिर आता है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जिसको कहा जाता है, और इसका श्रेय जाता है ली और मॉर्गन को। ली और मॉर्गन नामक वैज्ञानिकों ने ये सिद्धांत दिया जिसको बोलते हैं प्लेट विवर्तन सिद्धांत। और कई तरीके से हम प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्लेट शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया, ये भी पूछा जाता है। तो टूजो विल्सन नामक व्यक्ति ने प्लेट शब्द का इस्तेमाल किया। प्लेट बार बार मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, प्लेट का मतलब क्या है कि जो भूपृष्ठ है, भूपृष्ठ पर जो स्थल भाग है वो क्या है, टुकड़ों की फॉर्म में है। तो भूपृष्ठ पर स्थल के टुकड़ों को ही क्या कहा गया है, प्लेट कहा गया है, ठीक है। और टेक्टोनिक का मतलब होता है प्लेटों का प्रवाह, ठीक है। तो अगली थ्योरी की हम बात करेंगे, अगले सिद्धांत की बात करेंगे। ये सिद्धांत आपका ध्यान रखना, ये सिद्धांत जो है यहां से लिखते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, इसको बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या प्लेट विवर्तन सिद्धांत। प्लेट विवर्तन सिद्धांत कहते हैं इसको, ठीक है। किसके द्वारा दिया गया, ध्यान रखना, प्रतिपादक है इसके, प्रतिपादक ली तथा मॉर्गन। ली तथा मॉर्गन के द्वारा दिया गया। और प्लेट शब्द का इस्तेमाल, प्लेट शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किया है टूजो विल्सन। ये कई बार प्री में पूछा गया है, टूजो विल्सन। तो टूजो विल्सन ने किया प्लेट शब्द का इस्तेमाल। और यहाँ पर हम बात करें प्लेट की, तो ध्यान रखना, भूपृष्ठ पर स्थल भाग के टुकड़े। प्लेट क्या है, भूपृष्ठ पर स्थल भाग के टुकड़े। तो भूपृष्ठ पर जो स्थल भाग के टुकड़े हैं उनको क्या बोलते हैं, प्लेट बोलते हैं। और विवर्तन क्या होता है, विवर्तन, विवर्तन का मतलब होता है प्लेटों का प्रवाह, ठीक है। विवर्तन या टेक्टोनिक का मतलब होता है प्लेटों का प्रवाह। ये थोड़ा सा शुरुआत में यहीं से एक क्वेश्चन आपका आराम से बन जाता है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया या प्लेट शब्द का इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया। तो भूपृष्ठ का हम पढ़ चुके हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो भूपृष्ठ का जो 100 किलोमीटर की गहराई वाला जो भाग है वो कठोर चट्टानों से निर्मित है। और वही कठोर चट्टानों वाला भाग क्या है, छोटे या बड़े टुकड़ों में टूटा हुआ है, उसी को हम प्लेट शब्द का इस्तेमाल दे देते हैं, ठीक है, करते हैं। तो ये जो प्लेट है, प्लेट जो मैं बता रहा था ये क्या है, भूपृष्ठ पर 100 किलोमीटर का, ठीक है, प्लेट की मैं बात कर रहा हूं। तो भूपृष्ठ का 100 किलोमीटर, कहीं की 90 भी है लेकिन औसतन 100 मान लेते हैं, 100 किलोमीटर मोटाई का दृढ़ कठोर तथा ठोस भाग, ठीक है।
तो ध्यान रखना, दृढ़, कठोर और ठोस भाग जो 100 किलोमीटर का है उसको क्या दिया गया है, और वो अलग अलग टुकड़ों में, इसलिए प्लेट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट लिख लीजिए, फिर पॉइंट वाइज मैं सिद्धांत को लिखाता हूं, और बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है ये, ध्यान रखें। तो लिख लीजिए इसको, जो मैंने बताया उसको लिख डालिए फटाफट से। लिखिए, महाद्वीपों एवं, कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, लिखिए फटाफट से। महाद्वीपों एवं महासागरीय नितल के, महाद्वीपों एवं महासागरीय नितल के निर्माण के संदर्भ में, महाद्वीपों एवं महासागरीय नितल के निर्माण के संबंध में, संदर्भ में, निर्माण के संदर्भ में प्रस्तुत किए गए विस्थापनवादी सिद्धांतों की, द्वारा से रिपीट करता हूं, महाद्वीप एवं महासागरीय नितल के निर्माण के संदर्भ में प्रस्तुत किए गए विस्थापनवादी सिद्धांतों की क्रांतिकारी परिणति प्लेट विवर्तन सिद्धांत के रूप में होती है। प्लेट विवर्तन सिद्धांत के रूप में होती है। अर्थात यह अपने से पहले की, अर्थात यह अपने से पहले की संकल्पनाओं, अर्थात यह अपने से पहले की संकल्पनाओं, कौमा सिद्धांतों, संकल्पनाओं कौमा सिद्धांतों एवं साक्ष्यों का समेकित, साक्ष्यों का समेकित वैज्ञानिक मॉडल है, वैज्ञानिक मॉडल है। तो अभी तक जितनी भी संकल्पनाएं दी गई थी, मॉडल दिए गए थे या साक्ष्य दिए गए थे, उन सबको मिलाकर एक वैज्ञानिक आधार तय किया गया। तो ये क्या है, साइंटिफिक आपका मॉडल है, साइंटिफिक प्रारूप है, वैज्ञानिक प्रारूप है। तो वैज्ञानिक मॉडल या प्रारूप है जिसका प्रतिपादन 1965-66 में, जिसका प्रतिपादन 1965-66 में ली एवं मॉर्गन महोदय द्वारा किया गया। जिनका प्रतिपादन 1965-66 में ली तथा मॉर्गन द्वारा किया गया। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ से। प्लेट शब्द सर्वप्रथम टूजो विल्सन द्वारा दिया गया। टूजो विल्सन द्वारा दिया गया। टूजो विल्सन द्वारा दिया गया। प्लेट, आगे लिखिए इसी में, प्लेट स्थल मंडल के विभिन्न टुकड़े हैं। प्लेट स्थल मंडल के विभिन्न टुकड़े हैं जिनकी मोटाई लगभग 100 किलोमीटर की है। प्लेट स्थल मंडल के विभिन्न टुकड़े हैं जिनकी
औसत मोटाई लगभग 100 किलोमीटर की है। यह ठोस, दृढ़ एवं कठोर अवस्था में पाया जाता है। यह ठोस, दृढ़ एवं कठोर अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखिए। नेक्स्ट, ये बात हो गई जो हमने यहां पर बताई थी। अब इस प्लेट विवर्तन के बारे में लिख लीजिए कुछ पॉइंट। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखिए, विवर्तन क्रिया से आशय प्लेटों में प्राप्त होने वाली, विवर्तनिक क्रिया से आशय प्लेटों में प्राप्त होने वाली क्षैतिज गतियों से है। भूपृष्ठ के जो समानांतर गति होती है वो क्षैतिज कहलाती है। ठीक है, विवर्तनिक क्रिया से आशय प्लेटों में प्राप्त होने वाली क्षैतिज गतियों से है, जिसके प्रभाव से विभिन्न भूगर्भिक क्रियाओं की उत्पत्ति होती है। जिसके प्रभाव से विभिन्न भूगर्भिक क्रियाओं की उत्पत्ति होती है। जिसके प्रभाव से विभिन्न भूगर्भिक क्रियाओं की उत्पत्ति होती है। तो ये तो बेसिक चीजें आपने जान ली कि किस प्रकार से आप देख रहे हैं कि क्या है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, किसके द्वारा ये सिद्धांत आपका दिया गया है। प्लेट शब्द का इस्तेमाल ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्लेट शब्द सबसे पहले टूजो विल्सन के द्वारा दिया गया, और इसको प्लेटों को क्या बोलते हैं, स्थल भाग के टुकड़े बोलते हैं, जिनकी औसतन मोटाई 100 किलोमीटर तक मानी गई है। 100 किलोमीटर तक की मोटाई यहाँ पर मानी गई है। ठीक है, तो ये तो ध्यान रखना है। अब उसके बाद हम जान लेते हैं कि इसकी क्या क्या अवधारणाएं हैं, क्या क्या मूलभूत अवधारणाएं हैं जिसके बारे में हम जानें। तो अभी तक आप देख रहे थे कि चाहे वो आपका वैगनर का सिद्धांत दिया गया था, चाहे अन्य सिद्धांत जो आए थे, वो सारे के सारे सिद्धांत ये कह रहे थे कि जो सियाल है वो सीमा पर तैर रहा है, क्योंकि सियाल का घनत्व कम है, सीमा का घनत्व ज़्यादा है, तो हमेशा ज़्यादा घनत्व की चीज़ के ऊपर कम घनत्व की चीज़ हमेशा तैरती रहती है। तो अभी तक जो सिद्धांत दिए जा रहे थे वो सारे सिद्धांत किसके बारे में बात करते हैं, वो सिद्धांत सियाल और सीमा के ऊपर तैरने के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि भारी चीज़ है नीचे और घनत्व ज़्यादा है, तो उसके ऊपर हल्की चीज़ क्या होगी, उत्प्लावित होती रहेगी, तैरती रहती है, फ्लोट करती रहती है। इसी के आधार पर बात हो रही थी। लेकिन इस सिद्धांत में पहली बार यह कहा गया कि जो स्थल मंडल वाला भाग है, दृढ़, ठोस और कठोर भाग है, वो दुर्बल मंडल के ऊपर तैर रहा है। तो नीचे जो सीमा वाला पार्ट था, जो अर्ध ठोस या आपका द्रव अवस्था में था, उसके ऊपर ये सारा का सारा स्थल मंडल क्या होता है, तैरता रहता है। तो यहां पर पहली बार बात होती है कि स्थल मंडल दुर्बलता मंडल पर तैरता रहता है, तैरने की बात होती है। और इससे क्या होता है कि जो स्थल मंडल का जो घनत्व है वो दुर्बल मंडल से कम है, जैसे वहां पर था। स्थल मंडल कम घनत्व का है, 2.7 से 3 तक का है, जबकि दुर्बल मंडल का घनत्व ज़्यादा है। और ज़्यादा घनत्व होगा तो जाहिर सी बात है दुर्बल मंडल क्या होगा, उस पर उत्प्लवन बल आरोपित करेगा, बॉयंट फोर्स उस पर क्या करेगा, फोर्स ऑफ बॉयंसी सुना होगा, वो उस पर आरोपित करता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है प्लेटों का जो प्रवाह हो रहा है, अब इतना क्लियर आपके हो रहा होगा, ऊपर हल्की प्लेटें हैं, हल्की परत है प्लेटों की, नीचे कम घनत्व ज़्यादा घनत्व वाली है। और जब नीचे से धाराएं संचरित होगी तो उस हल्की प्लेट को आसानी से क्या करेगी, संचरित करने का काम करेगी, उस हल्की प्लेटों को संचरित करेगी। और जब प्लेटें संचरित होगी तो जाहिर सी बात है विभिन्न भूगर्भिक क्रियाएं हो जाएगी।
विभिन्न भूगर्भिक क्रिया हो जाएंगी, जैसे कहीं पर ज्वालामुखी विस्फोट होगा, कहीं भूकंप आपका आएगा, कहीं स्लाइडिंग होगी। तो ये जो सारी की सारी भूगर्भिक क्रियाएं हैं, ये किसके कारण हो रही है? पृथ्वी के आंतरिक जो संचरण होता है मैग्मा का, उसके कारण ये विभिन्न प्रकार की भूगर्भिक क्रियाएं होती है। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर रहे थे किसके बारे में? अब प्लेट टेक्टोनिक या विवर्तन सिद्धांत की अवधारणाओं के बारे में। तो देखिए, अवधारणाओं की सीधी सीधी हम बात करें तो यहाँ पर अभी टाइम कम है, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, तो मैं इसको एक बार और आपको रिवाइज कर देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्लास में अवधारणाओं की बात करेंगे। तो देखिए, सिंपल सी बात है, ये जो पूरा का पूरा सिद्धांत है सागरीय तल प्रसरण सिद्धांत वाला, ये एक ही डायग्राम से आप आसानी से समझ गए, अच्छे तरीके से मैंने लिखा भी दिया आपको। सिंपल सा आपको ये जानना है कि कहाँ पर हॉट प्लूम्स है। जहाँ पर हॉट प्लूम्स होंगे वहाँ कटक का निर्माण होगा, जहाँ कोल्ड प्लूम्स होंगे वहाँ पर क्या बनेगा? गर्त बनेगा। तो ये दिमाग में थोड़ा सा रहेगा, तो एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न आपके इससे बन जाते हैं, चाहे वो कथन कारण को लेकर हो, चाहे वो स्टेटमेंट आ जाए, 4-5 स्टेटमेंट में से पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो एक बार आपके दिमाग में पिक्चर बन जाएगी, तो आगे भी इसको जोड़कर हम चलेंगे। तो 3 प्रकार की क्रिया हो रही है, हॉट प्लूम्स, लेटरल प्लूम्स और कोल्ड प्लूम्स। तो जहां पर हॉट प्लूम्स है वहां पर क्या होगा? प्लेटों का निर्माण हो रहा है, यहां पर निर्माण हो रहा है, और उसके बाद लेटरल प्लूम्स क्या कर रहा है? घर्षण के कारण इनको एक दूसरे की दिशा में खींचने का काम कर रहा है। और जहां पर कोल्ड प्लूम्स है वो नीचे की तरफ आपका संचरित होगा, तो वहां पर क्या बनेगा? गर्त बनेगा, गर्त का निर्माण आपका होगा। तो इसी के आधार पर आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जो भूपटल है, जो सतह है, वहां पर इसका जो क्षेत्रफल है वो समान रहता है, क्योंकि जितना कटक में प्लेट निर्मित होती है, निर्मित क्यों होगी? क्योंकि मान लीजिए दरार हो गई, दरार से मैग्मा निकलेगा, तो वो जो क्षेत्र आपका भ्रंश बना था उस भ्रंश को मैग्मा ने भर दिया, फिर से निकला, फिर से उसको भर दिया, तो इसके कारण वहां पर निर्माण होगा। और जहां पर आपका कोल्ड प्लूम्स है वहां पर उसका क्या होगा? विनाश होगा या विनष्ट होती चली जाएगी। तो ये क्रिया आपकी बनती है। तो ये सिद्धांत आप समझ गए। उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक तो बहुत ही सिद्धांत आपका आसान है, तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसकी मूलभूत अवधारणाओं की। तो तब तक के लिए सभी लोगों को जुड़ने के लिए धन्यवाद। आराम से चलते हैं, आराम से समझते चलिए, लेकिन पुराने सिद्धांतों को आप रिवाइज जरूर करके आइए। जब तक आप पिछले दिए गए सिद्धांतों को रिवाइज नहीं करेंगे, आपको आगे के सिद्धांत समझ में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो मेरा यही मानना है कि अगर आपको भूगोल में अपना मजबूत पकड़ बनानी है और प्रश्न सारे के सारे सॉल्व करने हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए, तो सारे के सारे उनको रिवाइज करते चले जाएं। और रिवीजन करने में 1 घंटे की क्लास को रिवाइज करने के लिए मुश्किल से 5-7 मिनट का समय लगेगा, 10 मिनट का समय आपको केवल लगेगा। रिवाइज करते चलें, जिससे क्या होगा कि आगे की चीज़ों को आप प्रॉपरली समझते चले जाएं। क्योंकि देखिए, भूगोल ऐसा नहीं है कि बीच में से आपने कोई भी टॉपिक लिया पढ़ना शुरू कर दिया। सारे के सारे टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जब तक टॉपिक एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तो उसी क्रमबद्ध तरीके से हम पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। अगर बीच में से उठकर हम पढ़ने शुरू कर देंगे तो हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो धन्यवाद सभी लोगों को जुड़ने के लिए। थैंक यू, नमस्कार।